बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर सिस्टम और सिस्टम इंजीनियरिंग के हवाले से हमारी कुछ गुफ्तगू चल रही थी। उसमें थोड़ा-सा हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के ऊपर चल रहे थे। तो थोड़ा-सा आते हैं अब अपने एक्चुअल काम के ऊपर। प्रीवियस सेशन में हमने कुछ केस स्टडीज़ के ऊपर काम किया था, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी और फिर कोर्स प्लान के हवाले से हमारी बहुत ही डिटेल से बात हुई थी। तो आज का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव केस स्टडीज़ ही है और उससे रेलेवेंट वर्कशॉप और एक्टिविटी भी है। और at the end of today's session you would be guided to work on a workshop objective. अब ये जो है मैंने कंपाइल किया हुआ है कि read the following case studies thoroughly and watch the YouTube video documentaries to learn extensively the dynamics of the systems. सिस्टम के डायनामिक्स को आप समझें कि किस तरह से सिस्टम जो है वो बैलेंस आउट होता है तो फिर दोबारा बैलेंस हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी यानी कि सिस्टम जब भी इक्विलिब्रियम से आउट होता है तो ऑटोमेटिकली ऐसी एनर्जीज हैं जो कि उसको दोबारा इक्विलिब्रियम में लेकर आती हैं। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है। तो यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव कहा गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू रीस्केच एंड इनहेंस द इनपुट प्रोसेस आउटपुट यानी कि आईपीओ डायग्राम आपको बनानी है। आईपीओ डायग्राम of each case study presented below after your own observational study। अब ये ऑलरेडी आपको दिखाया जा चुका है। यही 3 स्टडीज जो है वो एक बुक से मैंने लिया था, बिजनेस की बुक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बुक है। तो यहाँ पर यंकी स्टेडियम की बात की गई। यहाँ पर अगर यूट्यूब के ऊपर देखा जाए तो उसका बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं। फिर इसको देखा जाए कि जो ओरेकल के हवाले से मैंने आप लोगों को जो केस स्टडी बताई थी सेल बोर्ड के हवाले से, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया है। और BART बे एरिया रैपिड ट्रांजिट, तो बे एरिया रैपिड ट्रांजिट जो ट्रेन है उस हवाले से उसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये केस स्टडीज हैं। हर केस स्टडी 2 पेजेस की है। इसमें बकायदा डिटेल से बताया गया है कि व्हाट इज देयर, व्हाट्स गोइंग ऑन। और फिर अगले जो पेज है उस पर बताया गया है कि इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। अब इनपुट प्रोसेस आउटपुट में ये तो बहुत ही ब्रीफ चीजें लिखी हुई हैं। आपने क्या करना है कि अब आपने इसी को फॉलो करते हुए इसको रिवाइज करना है। पैकेजेस यही रहेंगे कि मैनेजमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा और टेक्नोलॉजी होगा और फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि बिजनेस और कंप्यूटिंग सिस्टम, बिजनेस चैलेंजेस और बिजनेस सॉल्यूशंस। बिल्कुल ऐसे ही एरो, बिल्कुल यही मॉडल होगा। इस मॉडल में कोई चेंजेस नहीं होंगे। यही 3 और 3 6 यानी कि इसके कलर भी आप यही रखें कि बीच में लाइट ब्लू रख दें, लेफ्ट साइड पर ऑरेंज कलर कर दें और वहां पर डार्क ब्लू कर दें, थोड़ा सा डार्क ब्लू कर दें। और इसी तरह से पॉइंट वाइज आप पॉइंट्स लिखें कि जी और मजीद क्या हो सकता है, कि अगर यंकी स्टेडियम की बात की गई हो तो नेशनल स्टेडियम हो तो क्या हो, ठीक है। और अगर बीआरटी की बात की गई तो ऑरेंज लाइन ट्रेन, तो उसके लिए क्या हो। अब यहाँ पर सेल बोर्ड की बात की जा रही है तो इसका भी एक आइडिया दे दें। तो ये जब तक पीपल के इस्तेमाल में चीजें नहीं होंगी तब तक पीपल जो है वो उसको समझेंगे नहीं। तो यहाँ पर एक और केस स्टडी है, उसके लिए भी इसी तरह से डिटेल बताई गई है। और फिर ये जो तीसरी केस स्टडी है उसको भी यहाँ पर इसी तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट डायग्राम पर। अब यहाँ पर ये जो क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्रीज आ जाएंगी डायरेक्ट यूट्यूब पर। अब यहाँ पर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं। आप बाकायदा तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जरूर देखें तो आपको ये पता लगे कि जी सिटी प्लानिंग क्या होती है। और इस पूरे चैम्बर के अंदर पूरी बिल्डिंग जो बनाई गई है, लोगों के लिए जगह, टिकटिंग सिस्टम और फूड सर्विसेज, प्लेयर के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्लेयर ने किस तरह से छक्के चौके लगाए, तो वो रिप्ले करके भी देख ले, उनके पास भी कंप्यूटिंग सिस्टम मौजूद हो। और फिर ये कि लोग यहाँ पर बिजनेस पर्पस के लिए भी आते हैं, वो अपने भी प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, अपनी भी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। और फिर ये कि ऑटोग्राफ के लिए भी जो प्लेयर हैं वो इनके पास इनके साथ बैठते हैं थोड़ी देर। और इसके अलावा यूट्यूबर्स, उनको भी अलाउ है कि किस तरह से वो वीडियो कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पर एक पूरा जो है इन्वायरमेंट है। हमारे यहाँ नेशनल स्टेडियम की बात अगर की जाए तो टिकट्स का मसला है कि टिकट बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं जब मैच खेलने का टाइम बहुत करीब हो। और फिर ये कि उसका स्क्रीन के ऊपर जितना मीडिया दिखाता है हम उतना ही देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर यह है कि बाकायदा तौर पर एक एक इवेंट, एक एक मूवमेंट के बारे में डिटेल बताई जाती है, रिवर्स करके भी देखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये देखें कि सेलिंग बोट किस तरह से मूव कर रही है। ये आप जरा खुद से सारी जो पर्टिकुलर वीडियोस हैं वो आप देखिएगा।
ये जो रोड मैप आपको बताया गया था, बिल्कुल हम इसी तरीके से चल रहे हैं और फिर इस रोड मैप में ये जो ऊपर के 3 टॉपिक हैं, जैसे कि सिस्टम्स एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। अब ये बहुत ही ब्रॉड फील्ड है। सिस्टम्स क्या होते हैं और सिस्टम इंजीनियरिंग क्या होता है? सिस्टम्स यानी कि हमें जो है वो बड़े-बड़े सिस्टम्स को देखना है, निज़ाम और उनके इंतज़ामात। निज़ाम यानी कि नज़्म-ओ-ज़ब्त से एक रिदम के साथ बना हुआ। तो हम जो आम तौर पर फंडामेंटल लेवल के ऊपर जो बीएस के स्टूडेंट्स आमतौर पर सोचते हैं, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट सोचते हैं, इसीलिए केस स्टडीज़ आपको दे दी गई कि जी आप पहले जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर देखें और फिर बाहर ये कि अपने मुल्क के लिए आपने काम करना है, तो मुल्क के बाहर अगर किसी ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है और इस तरह के इंतज़ामात किए हैं और इस तरह के निज़ाम डेवलप किए हैं, इस तरह के सिस्टम डेवलप किए हैं, तो आप ट्राई करें कि अपने होमलैंड के ऊपर इन चीज़ों को डेवलप करें। अब मैं आपको मिसाल दूँगा कि मैच हो रहा है नेशनल स्टेडियम पर और मैंने आप लोगों से जो केस स्टडी शेयर किया था वो न्यूयॉर्क का यंकी स्टेडियम। अब उसकी और मज़ीद डिटेल हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान में रहते हुए मुख्तलिफ मैचेस हो रहे हैं, तो फिर वो शहर की ट्रैफ़िक है और शहर के दूसरे मामलात हैं, वो भी इस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। यानी कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब कि किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हमें और बहुत सारे बिज़नेसेस को देखना पड़ता है और फिर हमें जो है वो ह्यूमन अ, फैसिलिटेशन के लिए कि ह्यूमन को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, शहरी को किसी तरह की तकलीफ ना हो, हमें और दूसरे इंतज़ामात के ऊपर भी उनका जो इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, उनको भी क्लियर करना पड़ता है। और फिर टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ इसके अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं। ये केस स्टडी हमने डिस्कस किया था बीएआरटी, बे एरिया रैपिड ट्रांजिट। अब बे एरिया रैपिड ट्रांजिट कि मैंने तो यूट्यूब पे जाके देखा तो ये तो उनके यहाँ बहुत पुरानी ये सिस्टम चल रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान में ट्राम का सिस्टम था और फिर ये कि आज जो है ऑरेंज लाइन ट्रेन भी आ गई है। तो हम ये देखें कि अब हम अपने मुल्क में क्या कुछ कर सकते हैं। तो इस पर मैंने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है। आप लोगों से इस पर एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कराना है और आज से ही आपने शुरू कर देना है। इसकी मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको भी पीडीएफ में शो करना है कि किस तरह से आपने वर्कआउट करना है और आज के ये सेशन ज़्यादातर आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम के लिए है, वर्कशॉप ओरिएंटेड है। अच्छा ये नेक्स्ट केस स्टडी जो ऑरेंज लाइन ट्रेन तो देखें क्या अपने मुल्क में हम किस तरह से और मज़ीद एनहांसमेंट कर सकते हैं। अच्छा ये है यंकी स्टेडियम। अब इसकी केस स्टडी भी मैंने जो है वो डिटेल डाली हुई है। ये बहुत ही ब्रीफ उसमें लिखा हुआ है, 2 पेजेज़ का पीडीएफ डॉक्यूमेंट। तो 2 पेजेज़ पढ़ना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट से डिटेल दी हुई है, तो आप मेरा ख़्याल है कि बैठे-बैठे जिस तरह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और बड़ी बारीकी से उसमें से और मज़ीद चीज़ें निकालें। क्योंकि ये तो 10 साल पहले की चीज़ें हैं, बल्कि 10-15 साल पहले की चीज़ें। कोई भी आइडिया ज़हन में आता है, तो कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में। बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। कोई भी इन्वेंशन है वो फौरी तौर पे नहीं हो जाती, बल्कि उस पर 10, 15, 20 साल लग जाते हैं। दुबई सिटी देख लें स्मार्ट सिटी है, सिंगापुर सिटी देख लें स्मार्ट सिटी है और बहुत सारी सिटीज़ देख लें स्मार्ट सिटीज़ हैं। जब स्मार्ट सिटी है तो वो स्मार्ट क्यों है? स्मार्ट इसलिए है कि जो चीज़ हम सोच रहे होते हैं, वो वहाँ पे होता हुआ नज़र आता है। यानी कि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी फैसिलिटेशन हम चाहते हैं, वो वहाँ पे हमें फ़ौरी तौर पर उसकी सर्विस मिल जाती है। क्योंकि हर शख्स के हाथ में जो पाम टॉप है, जिसे हम स्मार्टफ़ोन कहते हैं, इसीलिए हम इसको स्मार्टफ़ोन कहते हैं कि वो हमें फैसिलिटेट स्मार्टली कर रहा होता है। तो कहने का मकसद ये कि उस पर एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं और सर्विसेज़ बड़ी ईज़िली मिल जाती हैं। पेमेंट का मेथड बड़ा ईज़िली मिल जाता है, सेल एंड परचेज़ का मेथड बड़ा ईज़िली मिल जाता है और फिर ये एक तीसरी केस स्टडी के बारे में बताया गया था, इसकी भी बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमने बताई है क्योंकि आप लोगों को शायद इसके बारे में पता ज़्यादा ना हो, लेकिन अब आप इसको बाकायदा तौर पर देखेंगे कम से कम इन 3 केस स्टडीज़ को। बिज़नेस सिस्टम्स एंड कंप्यूटिंग पर्सपेक्टिव। तो कंप्यूटिंग पर्सपेक्टिव हम क्यों इसको फ़ॉलो कर रहे हैं? कंप्यूटिंग पर्सपेक्टिव का मतलब ये हुआ कि हम अपनी कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो जब कंप्यूटर साइंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो पहले हम उस तरह के बिज़नेस सिस्टम्स को समझ लें, तो ज़्यादा बेहतर होगा
और बिजनेस जो है एक तरह की बिजीनेस एक्टिविटी है, पता नहीं किस वक्त कहाँ पे ध्यान चला जाए और फिर वहां से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लोग चले जाएं। तो हमें इन तमाम चीज़ों को बैलेंस भी करना होता है। और याद रखिएगा कि जहाँ बिजनेस हो रहा हो वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन ज़रूर रखा जाता है, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर ना हो तो बिजनेस बेकार में टाइम वेस्टिंग है, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, फिर वो बिजनेस फेल है। अब अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए बिजनेस को, तो एक छोटा सा मॉड्यूल भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये जितने आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं, स्मार्टफोन या डेस्कटॉप या लैपटॉप या और कोई रिस्ट वॉच वगैरह, तो आप देखें कि एक छोटा सा मॉड्यूल भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो हम कोई भी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें बारीकी से हमें बहुत कुछ देखना होता है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसका वर्ल्ड व्यू क्या है, यानी कि पब्लिक उसको किस तरह से देखती है, और बहुत सारी चीजें पब्लिक नहीं भी देख रही होती, फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसमें इनकॉर्पोरेट करके जब उनको बताते हैं तब पता लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता है और वैसा भी होता है और इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसमें ये कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का या प्रोग्रामर्स का या कंप्यूटर साइंटिस्ट्स का विजन उनसे कुछ ज्यादा ही होता है। हम सेल्स एंड परचेज की बात करते हैं, सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें तो दुकानदार को पता नहीं होती हैं। हम उनको बताते हैं कि जी आप अगर इस तरह से मेथोडोलॉजी फॉलो करें, रिप्लेनिशमेंट करें, आप जो है वो डाटा माइनिंग, जैसे कि हम डाटा माइनिंग की बात करते हैं वहां पर डाटा वेयर हाउस होता है, यानी कि वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री सिस्टम से आया, और इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब है कि रैक के ऊपर चीजें रखना और उनकी मार्किंग करना, उनके ऊपर लेबल लगाना और फिर उसको लिस्ट डाउन करना, और फिर बाहर से कोई आता है और कोई डिमांड करता है कि मुझे ये पीस ऑफ थिंग चाहिए, तो वो उसका डायमेंशन डायरेक्शन देखते हुए उस रैक के उस फ्लोर के ऊपर जाके देखा जाए कि वो चीज रखी हुई है और उसको दे दिया जाए। तो ये इन्वेंट्री सिस्टम कहलाता है। तो वेयर हाउसिंग और वहां से डाटा वेयर हाउसिंग, जब डाटा वेयर हाउसिंग का मतलब है कि डाटा कहाँ कहाँ रखा हुआ होता है, कहाँ कहाँ प्लेस होता है मेमोरी में और क्लाउड के ऊपर, तो फिर उसके एक्सेस मैकेनिज्म यानी कि डाटा माइनिंग। तो यहाँ पर पूरा डाटा साइंस आ गया। तो हम नए नए नाम तो जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारी रवायात बहुत पुरानी है। लेकिन अब हम कंप्यूटर आने के बाद बहुत फास्ट सोचने लगे हैं और बहुत फास्ट हमने काम करना होता है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस हमने अपनी लगानी होती है। इंटेलिजेंस कैसे आती है? थिंकिंग प्रोसेस से। और थिंकिंग प्रोसेस उस वक्त जारी रहता है जब आपके दिमाग में नॉलेज हो, जब आपको नॉलेज हो। और नॉलेज कहाँ से आती है? जब आप स्टडी करते हैं। और स्टडी में सिर्फ ये नहीं है कि आप किताबें पढ़ते हैं, बल्कि आपकी ऑब्जर्वेशन, आप आप लर्न करने के लिए क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, इस तरह की फील्ड में बैठते हैं, इस तरह के लोगों में बैठते हैं, तो तब भी आप अनकॉन्शियसली भी लर्न करते हैं और कॉन्शियसली भी लर्न करते हैं। तो इंसान का दिमाग ये है कि उसको नहीं पता होता कि कब उसने क्या लर्न कर लिया, लेकिन वो उसके काम जरूर आता है, उसके ब्रेन में या उसके मेमोरी में वो चीज बैठ जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस को भी समझने की जरूरत है। कंप्यूटर साइंस में देखा जाए कि आपका काम आपका काम बीइंग ए कंप्यूटर साइंटिस्ट और बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ज्यादातर इंटरफेस आपका ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, यानी कि आपका कंप्यूटर से डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है कीबोर्ड के थ्रू। और फिर ये कि जब डेवलपमेंट का काम करते हैं तो आप डेस्कटॉप पर ही करते हैं या लैपटॉप पर ही करते हैं, आप जो है मोबाइल फोन पर नहीं करते हैं। मोबाइल फोन पर बहुत कम टेस्टिंग के काम करते हैं। तो जब इस तरह का इंटरफेस है तो उसमें हमें ये देखना है कि व्हाट वी आर लर्निंग एंड व्हाट वी शुड लर्न, और हमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है और किस चीज़ की डिमांड है। अब देखा जाए तो 5 तरह की एप्लीकेशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं। 5 तरह की एप्लीकेशंस प्रोड्यूस की जाती हैं और उसकी कैटेगराइजेशन मैंने किया हुआ है कि सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस हैं तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी उसके बारे में लर्न करना, हार्डवेयर की एप्लीकेशंस हैं उसकी ट्रबल शूटिंग वगैरह, तो इस तरह की जो है स्टडी करना, और डेटाबेसेस, और फिर ये कि नेटवर्क की एप्लीकेशंस, और वेब मीडिया यानी कि वेबसाइट्स और ई कॉमर्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लर्न करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर में, अगर कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर आपका ताल्लुक इससे बहुत ज़्यादा है। सॉफ्टवेयर साइंस, मैंने यहाँ पे साइंस भी लगा दिया क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस है। तो जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन कंप्यूटर साइंस क्या हो गया? अब साइंस का क्या मतलब है कि साइंस तो नेचर के मुताबिक होती है, और नेचर क्या, नेचर हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में होती है। जब नेचर बैलेंस्ड फॉर्म में ना हो, थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो तो डिजास्टर हो जाता है, और डिजास्टर की कोई ना कोई वजह जरूर होती है।
डिसबैलेंस होने की वजह ज़रूर होती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, टाइमिंग मिसमैच हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस बाय मैथमेटिक्स एंड लॉजिक्स, और ये जो है मटेरियल साइंस, यानी कि हार्डवेयर जो है वो मटेरियल है, और उस मटेरियल को चलाने के लिए, उसका शेप और उसकी मशीन को चलाने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलों की ज़रूरत है, कुछ इक्वेशंस की ज़रूरत। प्रोग्राम जो है वो इक्वेशंस के थ्रू बनाते हैं। तो यहाँ पर जब साइंटिफिक मेथड्स की हम बात करते हैं और सॉफ्टवेयर साइंस की बात करते हैं या हार्डवेयर साइंस की बात करते हैं, तो हम असल में लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब है कि हम एक इंस्ट्रक्शन सेट डेवलप करते हैं और हम हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। अब ये लैंग्वेज है क्या चीज़? लैंग्वेज इज द टूल फॉर कम्युनिकेशन। ये आप अपने पास लिख लीजिए, लैंग्वेज इज द टूल फॉर कम्युनिकेशन। अब लैंग्वेज में जो है वो सिंपल सेट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, इशारों की ज़बान भी हो सकती है, ठीक है? इशारों की ज़बान भी हो सकती है, लेकिन ज़बान ज़रूर होती है, यानी कि लैंग्वेज ज़रूर होती है। अब जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, हमने मैथमेटिकल नोटेशंस यूज़ किया हुआ है, ये हमने जो भी जार्गन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है सॉफ्टवेयर का, वो कन्वर्ट हो, ट्रांसलेट हो, कंपाइल हो, और हार्डवेयर की मशीन लैंग्वेज, हार्डवेयर तो मशीन लैंग्वेज समझता है और मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 की बात आती है। हार्डवेयर में 0 और 1 की बात आती है। हार्डवेयर जो है वो 0 और 1 की डिटेल समझता है, और जब हम हार्डवेयर को एग्जीक्यूट करना है तो हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेते हैं और उसको कंपाइल करते हैं और उसका एग्जीक्यूटेबल कोड इसको रन करता है। इन तमाम चीज़ों में हमें स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल सेट थ्योरी वगैरह या लॉजिक्स की बात कह दें या मशीन लर्निंग की बात कर दें, बहुत कुछ आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दूसरी तरफ अगर जब हम हार्डवेयर को देखते हैं, तो हार्डवेयर को भी टैकल करने के लिए ये हमारे पास पूरा एक निज़ाम है, ये पूरा एक सिस्टम है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। यानी कि इनपुट के ऊपर इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि आप कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उनके थ्रू इनपुट जो है वो दे रहे होते हैं। और इसके अलावा आउटपुट के ऊपर आप देखेंगे मॉनिटर है, प्रिंटर है, और इसके अलावा और बहुत सारे, जैसे कि इस वक्त माइक्रोफोन से आपसे बात की जा रही है और हेडफोन से आप सुन भी रहे हैं। और फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मेमोरी का यूनिट भी आ जाता है। तो असल में हो क्या रहा होता है कि डाटा जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, डाटा सेंड एंड रिसीव किया जा रहा होता है और प्रोसेस किया जा रहा होता है। इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं, और वही जो है वो ये एप्लीकेशंस चाह रही होती हैं। तो हमारे इस वक्त जो वेब मीडियम की बात की जाए कि वेब ओरिएंटेड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट करने का ज़माना है और ज़्यादातर हमारा फोकस भी यही है। तो यहाँ पर एप्स, यानी कि एप्लीकेशंस डेवलप करना, इस पर हमारा फोकस है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए बिजनेस पर्सपेक्टिव से और कंप्यूटिंग पर्सपेक्टिव से टेक्निकल अप्रोचेस और बिहेवियरल अप्रोचेस को समझना ज़रूरी है। अब बिजनेस अप्रोचेस क्या हैं? यानी कि बिजनेस ओरिएंटेड अगर बात की जाए, तो ये मैनेजमेंट साइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ऑपरेशन रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस भी आपका अच्छा होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस जो है वो आपकी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज आप जैसे कि लर्न करते हैं, तो उसको एक्ट भी करते हैं और उसको डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। डेटाबेसेस को कहते हैं, डेटाबेस की बाज़ लोगों का शौक नेटवर्किंग की तरफ होता है, बाज़ लोग प्रोग्रामिंग अच्छी करते हैं, बाज़ लोग बिजनेस डेवलपमेंट बहुत अच्छा करते हैं। तो ये जो है वो सारी टेक्निकल अप्रोचेस में आती हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए बिजनेस का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस एक तो फाइनेंस करता है और टेक्नोलॉजी उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए होती है कि ये आपस में इंटरमिंगल्ड है। ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटिंग कर रहे हैं और बिजनेस को आपने छोड़ दिया। आपको काम आखिर भी मार्केट में ही करना है और मार्केट में बिजनेस ही रन करता है। जब बिजनेस रन करता है तो टेक्नोलॉजी रन करती है, और टेक्नोलॉजी बगैर बिजनेस के रन नहीं कर पाती। टेक्नोलॉजी को रन करना है तो उसको पैसों का सपोर्ट चाहिए, और पैसे बिजनेस से आते हैं। टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करती है। अगर पैसा नहीं है तो अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी आप नहीं लगा सकते हैं। अपने जेब से कभी भी नहीं लगाई जाती। हमेशा जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे इन्वेस्टमेंट आती है, उस पे शेयर्स होते हैं। और जब शेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं देती, गवर्नमेंट हर ग्रांट नहीं देती। गवर्नमेंट जो है, वो हमेशा एक ही बात करती है कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास फंड्स खत्म हो गए। तो सेल्फ जनरेशन भी नहीं किया जा सकता, बल्कि बिज़नेस का सपोर्ट लिया जाता है। अच्छा, ये जो हम फैसिलिटेशन की बात करते हैं, ये जो ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है, ये सारी टेक्निकल अप्रोचेज़ हैं, असल में ये टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है।
और ये किसके लिए है? ये असल में पीपल के लिए है। और पीपल का बिहेवियर समझना, एनवायरनमेंट का बिहेवियर समझना कि इस एनवायरनमेंट में क्या हमारा सॉफ्टवेयर रन कर पाएगा, हमारी एप्लीकेशन या हमारा डिवाइस रन कर पाएगा या नहीं। तो उसके लिए पीपल यानी कि पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, यानी कि सोशियोलॉजी यानी कि सोसाइटी, माशरे को समझने की ज़रूरत है। माशरा क्या चाहता है? माशरा यहाँ पे चलने देगा या नहीं चलने देगा? बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे माशरे में इस्तेमाल नहीं हो सकते, लेकिन वेस्टर्न माशरे में इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बैन है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बैन है। तो ये प्रोडक्ट्स जो है वो इंडस्ट्रीज भी सोच समझ के बनाती हैं, वो अपना सेटअप भी बहुत सोच समझ के बनाती हैं, और उनको इजाज़त भी बहुत सोच समझ के दी जाती है कि किस माशरे में उसकी कल्चर के हिसाब से, उसके रिलीजन के हिसाब से क्या चीज़ जायज़ है, उन लोगों की लाइकिंग के हिसाब से क्या चीज़ जायज़ है, वो क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या चीज़ उनको ऑफेंस करती है। तो ये सोशल साइंस को यानी कि सोशियोलॉजी को समझना, और फिर ये कि साइकोलॉजी को भी समझना। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, और साइकोलॉजी में सिर्फ ये नहीं है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट या इस तरह की बातें आ जाए। यहाँ पर साइकोलॉजी का कंसर्न ये है कि मार्केट की साइकोलॉजी को भी समझना कि मार्केट में बिजनेस रन हो रहा है तो किस जोन में हम बिजनेस कर पाएंगे, किस जोन के लोग जो हैं वो हमें रेजिस्ट करेंगे, या जो रेजिस्ट कर रहे हैं उनको उनकी साइकोलॉजी की बुनियाद पर दोबारा से इसके ऊपर इनकॉर्पोरेट किया जाए। जैसे कि मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, इसको आप देख लीजिए कि लोगों को किस तरह से बता बता के वो चीज़ बेची जा रही होती है। और एक और चीज़ भी देखी जाए, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का क्या मतलब हो गया? इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया मुआशियात। मुआशियात यानी कि ऐश, ऐश से निकला है। तो यहाँ पर मुआशियात का क्या मतलब है कि यहाँ पर फाइनेंशियल बैलेंस की बात की जा रही है कि टेक्नोलॉजी जो है वो ना सिर्फ वक्त बचाए लोगों का, बल्कि सस्ती भी हो, महंगी ना हो। अगर महंगी होगी तो अगेन लोगों को प्रॉब्लम होगा, और लोग यही कि उनको मसाइल पेश होंगे कि जी ये टेक्नोलॉजी आ गई, हम तो एक्वायर नहीं कर सकते, तो फिर वो सिस्टम का पार्ट नहीं होगी, टेक्नोलॉजी फुली इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। तो जो निज़ाम हम डेवलप करने जा रहे हैं, असल में वो जिस एनवायरनमेंट में इनकॉर्पोरेट होगा, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही होगी, कोई कंपनी ही इसको बनाएगी और कोई कंपनी ही इसको चलाएगी। ऐसा नहीं है कि जी आपने फ्रीवेयर के तौर पर बना के दे दिया और फिर पब्लिक इसको फ्री एप्लीकेशन के तौर पर यूज़ करेगी। पब्लिक अगर यूज़ कर भी रही होगी तो उसके प्लेटफ़ॉर्म किसी न किसी ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से दिए जा रहे होंगे। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो टेक्नोलॉजी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये डायग्राम आप देखें, यहाँ पर 3 चीज़ें आ गई, ऑर्गेनाइज़ेशन, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप बहुत कुछ सीख लेते हैं और उसको स्टडी भी कर लेते हैं, लेकिन आपको बिज़नेसेस के बारे में ऑर्गेनाइज़ेशन को भी समझना ज़रूरी है और उसकी मैनेजमेंट को भी। जब टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइज़ेशन और मैनेजमेंट के बीच में आ जाती है तो इन दोनों का काम आसान हो जाता है। अब यही हमारी बात है कि हम कंप्यूटिंग सिस्टम क्यों इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, सर्विसेज़ दे रहे होते हैं, और जहाँ पर कंप्यूटर सर्विसेज़ की बात आती है, इसे हम कहते हैं सर्विसेज़ मैनेजमेंट। ये एक अलग फ़ील्ड है, और जहाँ पर हम हर तरह की कस्टमर्स को या यूज़र्स को सर्विसेज़ दे रहे होते हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर उनको छोटे-छोटे मॉड्यूल्स बना के दे रहे होते हैं, छोटी-छोटी ऐप्स बना के दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम लार्ज सिस्टम्स की बात करते हैं, तो ये वन मैन शो नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लेके चलना होता है। तो आते हैं यहाँ पर इस डायग्राम के ऊपर जो आपको इस वक़्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ऑर्गेनाइज़ेशन, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के हवाले से। अब यहाँ पर ये देखें कि जब आप टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंप्यूटिंग सिस्टम की बात की जाए, तो ये टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर भी आ जाता है, मैकेनिकल सिस्टम भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी आ जाता है। अब मैं एक-एक करके बात बताऊँ आपको कि सिविल इंजीनियरिंग का सिस्टम भी आ जाता है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का सिस्टम भी आ जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिस्टम भी आ जाता है। एक एटीएम मशीन की जो मिसाल हमने दी, या एक फोटोकॉपियर मशीन की मिसाल दी जाए, तो ये तमाम जो है वो सिर्फ स्क्रीन नहीं होता, बल्कि उसके पीछे पूरी मशीन है। और स्क्रीन जो होता है वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसने इंटरफेस बनाया हुआ होता है। तो पीछे और बहुत सारे वर्क होते हैं, मिल के एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। तो इसके हवाले से बात की जाए कि ऑर्गेनाइज़ेशन को फैसिलिटेट होना और फिर मैनेजमेंट को फैसिलिटेट जब करते हैं, तो फिर अब यहाँ पर देखें कि इस वक़्त हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर है। क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, तो इस हवाले से एप्लीकेशंस बनाई जा रही हैं, और इस हवाले से छोटे-छोटे लेवल के ऊपर भी लोगों को
फैसिलिटेट किया जाता है। मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट भी फैसिलिटेट होती है ऑनलाइन कोलैबोरेशन पर, क्लाउड पर अपने डॉक्यूमेंट्स रखती है, मीटिंग्स हो रही हैं और फिर बिज़नेस इंटेलिजेंस के बिज़नेस कितना हो रहा है, ये भी पता लग रहा है कि उसका पूरा रिप्लेनिशमेंट सिस्टम के ऊपर इंफॉर्मेशन सिस्टम बता रहा होता है। और इसके अलावा जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसने अपना एक टेलीवर्क सिस्टम डेवलप किया हुआ होता है। तो को क्रिएशन ऑफ बिजनेस वैल्यू की उसने जो एक ब्रांच चल रही थी तो उसने अपने और मजीद सेटअप करना शुरू कर देते हैं और बिजनेस का वही मॉडल जो है फ्रेंचाइज लेकर और मजीद कॉरपोरेशंस को भी दिया जाता है। तो ये एक मेन डायग्राम है। सिर्फ टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें इन चीज़ों को भी लेके चलना होता है। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे थे, वहाँ पर अब हायरार्की थोड़ी-सी सिम्प्लिफाइड हो जाएगी। इसे हम कहते हैं फ्लैटेनिंग। फ्लैटेनिंग का मतलब है कि और थोड़ा-सा इसको सिम्प्लिफाई करना और यहाँ पर ये देखें 5 लेयर्स हैं, यहाँ पर 3 लेयर्स होंगे। सिंपल एक मेन लीडर हो और उसके अंडर सबऑर्डिनेट्स हों और मज़ीद वर्कर्स हों। और इसी तरह से मॉड्यूल की भी अप्रोच है कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स की ये जो विड्थ है वो कम कर दी जाए ताकि सिंप्लीफिकेशन इनकॉर्पोरेट की जा सके। अच्छा यहाँ पर इस डायग्राम को भी समझना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो यहाँ टेक्नोलॉजी को आप लेके आते हैं तो साथ ही साथ बिजनेस की स्ट्रेटजीज, उनके ऑब्जेक्टिव्स और बिजनेस के प्रोसेसेस को मद्देनजर रखना भी ज़रूरी है। तो ये बिजनेस फॉर्म हो गया, ये सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी हो गया, इसके बीच में ये एक बाउंड्री है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम यूज़र को ट्रेन करते हैं तो ऑपरेशनल एक्सीलेंस आ जाता है, ये बेनिफिट है। नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज, नए बिजनेस मॉडल्स आ जाते हैं। अब आप देखें कि इस वक्त हम देखते हैं कि टेक होम डिलीवरी, फूड पैंडा को देख लें कि घर पर अगर खाना खत्म हो गया, हमें डिनर करना है या लंच करना है तो आप एक सर्विस नंबर पे कॉल करें और फिर ऑर्डर प्लेस करें और फिर आप जो ऑर्डर प्लेस करेंगे आपको घर बैठे मिलेगा। इसी तरह से और बहुत सारी सर्विसेज मौजूद हैं कि आप ऑनलाइन कोलैबोरेट करते हैं और फिर सेल एंड परचेज करते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर एंड सप्लायर इंटीमेसी हो गया कि जी अब आप इन लोगों का वन टू वन ताल्लुक है और इसके अलावा डिसीजन लेना बड़ा आसान हो गया है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग हो गया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इनकी जब कुछ भी नहीं था, आप अगर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसके पास स्मार्टफोन है तो वो अपने काम आसानी और बहुत सारे काम जो वो खुद जाके नहीं कर सकता ऑनलाइन फौरी तौर पर वो कर लेता है। तो इसकी हम कहते हैं कि फ्यूचर सर्वाइवल या करंट सर्वाइवल, अब जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो वो सर्वाइव तो कर रहा है लेकिन वो फुली फंक्शनल नहीं है। तो सर्वाइवल के लिए आपको टेक्नोलॉजी की तो अब ज़रूरत है, लाज़मी है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर गूगल मैप मौजूद है, तो आप बड़ी आसानी से लोकेट करके उस पर्टिकुलर जगह पर पहुँच जाएँगे, बजाए इसके कि एक-एक आदमी से पूछें कि ये जगह कहाँ पर, ये जगह कहाँ पर है। ड्राइव करते हुए भी हमें लोकेशन फाइंड आउट करते हुए हम पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कि यहाँ पर हमारे पास पूरा एक सिस्टम मौजूद है और ये सिस्टम 1 या 2 दिन में या 1 साल में नहीं बना। इस पर मैं तो देख रहा हूँ 20 साल पहले से ये बातें चल रही थी जी, गूगल मैप और सैटेलाइट के ऊपर इमेजेस बनेंगे और इसे हम कहते थे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आ गया, कार ट्रैकिंग और ये तमाम चीजें भी आसान हो गई। तो ये हैं सारी फैसिलिटेशंस। अब इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए इनपुट प्रोसेस और आउटपुट को देखने के लिए जहाँ पर फीडबैक की भी बात आपको समझ में आ गई होगी, एनवायरनमेंट में क्या-क्या एंटिटीज़ मौजूद हैं। सप्लायर जो कि मटेरियल सप्लाई करते हैं इस सिस्टम के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए और कस्टमर जो इससे सर्विसेज लेते हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी एजेंसीज, ये सारी जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन भी कहलाती हैं। कि ये पॉजिटिव भी चलती हैं और नेगेटिव भी चलती हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की भी बात की जाए कि सप्लायर ने सप्लाई करना बंद कर दिया मटेरियल, तो फिर ये सिस्टम नहीं चलेगा या कस्टमर ने परचेज करना छोड़ दिया तो ये सिस्टम बेकार हो गया। द प्रोडक्ट नोबडी वांट्स, तो ये सिस्टम बेकार हो गया। इसी तरह से रेगुलेटरी बॉडीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होती हैं, जहाँ से परमिशन ली जाती है कि ये बिजनेस हम इस मार्केट में करना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट के इदारे। अगर उन्होंने कोई नोटिस भिजवा दिया कि जी आप मार्केट नहीं खोल सकते या आप जो है वो ये चीज़ यहाँ पे नहीं बेच सकते, आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, उसकी फीस पे करनी पड़ेगी, तो फिर क्या है, यहाँ भी बिजनेस फ्रिक्शन आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी। इसी तरह से स्टॉक होल्डर ने स्टॉक सप्लाई करना बंद कर दिया,
तो जैसे कि चीनी का फुकदान हो जाता है, मार्केट में सुपर स्टोर पर चीनी दस्तयाब नहीं है, तो लोग सुपर स्टोर पे क्या जाएँगे? तो इसी तरह से और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो कि इसमें हॉल्ट करते हैं, इसकी रुकावट पैदा करते हैं। तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि देयर आर सेवरल अदर सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स, कि जो टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर रहे हैं, उसके साथ सोसाइटी को हमेशा नज़र में रखना है कि सोसाइटी में, इस एनवायरनमेंट में कौन-कौन मौजूद हैं, क्या-क्या फैक्टर्स मौजूद हैं। तो ये ज़रा डायग्राम देखें। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पर बिज़नेस के प्रोसेसेस बताए गए हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल फंक्शंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन या फाइनेंस एंड अकाउंटिंग या ह्यूमन रिसोर्सेज़, तो उसके लिए इस तरह की हायरार्की होती है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। यानी कि कोई निज़ाम डेवलप करने जा रहे हैं, तो हमें ये बॉडी भी चाहिए, मिडल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट और ऑपरेशनल पीपल। अब यहाँ पर बिज़नेस प्रोसेस को सबसे पहले मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है कि जी आप टेक्नोलॉजी तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पर अपने बिज़नेस के प्रोसेसेस को भी रीडिफ़ाइन करें। जब आप इसको रीडिफ़ाइन करेंगे, दोबारा से इसकी स्पेसिफ़िकेशंस करेंगे, साथ ही साथ आप अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट भी शुरू कर देंगे, तो फिर आप एक बेटर ऑब्जेक्टिव लेके चल सकते हैं। तो ये एक डायग्राम है जिसको भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि आप जो सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं, उसकी बिज़नेस वैल्यू भी होनी चाहिए। और यहाँ पर आप ये देखें कि पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन में एक निज़ाम के और बहुत सारे निज़ाम होते हैं, जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, एसओएस। तो सिस्टम ऑफ सिस्टम और इसके अलावा सब सिस्टम्स, तो हम जो है एक नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना लेते हैं, और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम आर&डी को कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये आर&डी से ताल्लुक है, कोई भी प्रोडक्ट है उसके हवाले से जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसकी टेक्निकलिटी, और उस पर जिन वर्कर्स ने काम किया, और उस प्रोडक्ट को कहाँ-कहाँ सप्लाई किया गया, किस एनवायरनमेंट में मैन्युफैक्चर किया गया, उसकी सेल्स मार्केटिंग, तो ये भी सारा डाटा रखने की ज़रूरत होती है एंटरप्राइज़ को। अब यहाँ पर ये देखें कि एक एग्ज़ाम्पल दी गई है कि किसी भी ऑर्डर को फुलफ़िल करना है। तो यहाँ ये जो डायग्राम्स हैं, हम यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि कलरफुल डायग्राम नज़र आ रही है। असल में सॉफ्टवेयर की जब डायग्राम आप देखेंगे तो ये कहलाती है स्विम लेन डायग्राम, कि जी आप पहले इस लेन में चले, फिर आप शिफ्ट हुए यहाँ पर, फिर यहाँ से आप कभी यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, फिर आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये एक लेन से दूसरी लेन में शिफ्ट होके, और फिर इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, एंड तक पहुंचाने के लिए आपको 3 स्टेजेस के ऊपर जाना पड़ता है, 3 तरह के चैनल्स को फॉलो करना। कि सेल के चैनल से आपने ऑर्डर जनरेट करवाया, फिर सबमिट ऑर्डर हुआ, और फिर जो है दूसरी लेन में आ गए कि अकाउंटिंग वाले लेन में क्रेडिट चेक करना, और फिर उसकी अप्रूवल, और उसके बाद असेंबल प्रोडक्ट का ऑर्डर देना, और इनवॉइस भी पैरेलल जनरेट करवाना, और फिर प्रोडक्ट शिप होना। तो ये जो है वो बिजनेस प्रोसेस कहलाता है। इसे हम कहते हैं प्रोसेस मॉडलिंग। तो इस तरह के छोटे-छोटे बहुत सारे, जैसे मैंने आपको कहा कि कम से कम 100 से तो ऊपर ही प्रोसेस होते हैं, छोटे-छोटे भी बहुत सारे। तो कोई भी आर्किटेक्चर डेवलप किया जाए तो पहले उसकी प्रोसेस मॉडलिंग होती है। प्रोसेस मॉडलिंग अगर आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और प्रोसेस ऑलरेडी जो चल रहे हैं उसकी रीडेफिनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं। तो ये बहुत सारा बहुत बड़ा काम है। इसे बिज़नेस एरिया एनालिसिस कहते हैं, बीएए। बहुत बड़ा काम है। ऐसा नहीं कि जी आए और कंप्यूटर खोला, सॉफ्टवेयर डेवलप करने बैठ गए। ऐसा नहीं है, बल्कि आपको पीछे बहुत कुछ देखना होता है। अब यहाँ पर ये एक और डायग्राम देखें कि यहाँ पर पेरोल सिस्टम है, यानी कि पे स्लिप देनी है, पेमेंट करनी है, सैलरी देनी है। तो यहाँ पर एक सिर्फ सिस्टम डेटाबेस को भी एक्सेस कर रहा है, एम्प्लॉय का डाटा आ रहा है, जनरल लेजर में भी जा रहा है, और इसके अलावा रिपोर्ट्स भी जनरेट हो रही हैं, और फिर इसकी अपडेट्स बैंक्स में भी हो रही हैं, और एम्प्लॉय को चेक भी जा रहा है, और ऑनलाइन क्वेरीज भी आ रही हैं। तो ये एक इंटरनल सिस्टम आपने बनाया, उसकी एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ ताल्लुक भी बनाने के, लिंक्स बनाने की जरूरत होती है। तो ये भी जहन में रखने की जरूरत है कि ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम्स, सारे मॉडल्स बनाने की जरूरत है। अब यहाँ पर एक और प्रोसेसिंग सिस्टम बताया गया, ट्रांजैक्शन। अब आप इस तरह के बहुत सारे सिस्टम आप देखेंगे कि जी कंप्यूटर सिस्टम जो यहाँ पर ऑनलाइन आपको नजर आ रही है, डिस्प्ले यूनिट नजर आ रहा है, उसके पीछे रिपोर्ट्स और उसके पीछे पूरा डाटा और उसके पीछे पूरी रिपोजिटरी मौजूद है। उस रिपोजिटरी के पीछे पूरे सिस्टम्स फ्लो में चल रहे होते हैं।
तब जाके यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस आती हैं। तो ये एक आर्किटेक्चर समझने की ज़रूरत है। ये आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताया गया और साथ ही साथ यहाँ पर ये देखें कि जो भी क्वेरीज़ हैं या जो भी सिस्टम के ऊपर हम देखते हैं ग्राफ़िकल व्यू में, असल में वो इतनी सारी जो सर्वर के ऊपर डेटाबेसेस रखी हुई होती हैं, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। तो ये चीज़ हम ज़हन में नहीं रखते हैं, हम सिर्फ़ कंप्यूटर के प्रोग्राम को देखते हैं कि जी कैसे बनेगा। पीछे के आपको आर्किटेक्चर्स को भी देखने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आप स्टेबल सिस्टम बनाते हैं। इसीलिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की टीम बनाई जाती है और अलग-अलग एरिया के लोगों को अलग-अलग एक्सपर्टीज़ के मुताबिक रखा जाता है। तो इसमें जो सर्विसेज़ ये अब टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो हम बाद में बात करेंगे, ये मॉडल सिर्फ़ आप देख लें कि जो कंप्यूटिंग सर्विसेज़ हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं कस्टमर्स को, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सर्विस अ, लिस्ट ऑफ सर्विस देख लें या जो-जो सर्विसेज़ हैं, इसके अलावा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हम डेवलप करते हैं, उसके लिए बिज़नेस की स्ट्रैटेजी, यानी कि पूरी बिज़नेस की मॉडलिंग का होना ज़रूरी है। आईटी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसकी पॉलिसीज़, उसके लॉगिन और एक्सेसिबिलिटी, उसकी सिक्योरिटी, ये भी और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी आप टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्क या डेटाबेसेस वो आप यूज़ कर रहे हैं और ये आपस में इनके भी लिंक्स होते हैं। तो ये एक जनरल मॉडल है, जिसको आप फॉलो करते हैं और ये है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप चूँकि क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो आपको इस तरह के क्लस्टर्स बनाने पड़ते हैं। अब ये पास्ट में जो बनते रहे कि जी, पहले जो है सिर्फ़ पर्सनल कंप्यूटर होता था और उसके बाद मशीन्स जब एनहांस हुई, तो फिर नेटवर्क आर्किटेक्चर और ज़्यादा एनहांस हुआ और फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क तक और अब जो है क्लाउड और मोबाइल कंप्यूटिंग 2000 से लेकर अब तक ईयर 2000 से लेकर 2020 तक ये मॉडल चल रहा है और मज़ीद भी इसको और भी एनहांस किया गया है, जब ये सेल फ़ोन के ऊपर एंड्रॉयड और दूसरी एप्लीकेशंस आ गई हैं, आईओएस सर्विसेज़ आ गई हैं। तो ये हमारा एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसके अलावा ये एक वेब ओरिएंटेड सिस्टम अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जब हम टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करने जाते हैं, तो हमें कम से कम इतना मालूम होना चाहिए, हम पहले से पता लगा लें कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जाएँगे, क्या हमें बैकग्राउंड के ऊपर सपोर्ट मिलेगा? हार्डवेयर उस तरह का मिलेगा या इंटरनेट का प्लेटफ़ॉर्म जिस कैपेबिलिटी का हम चाहते हैं, वो मिल जाएगा? या डेटा मैनेजमेंट या स्टोरेज हमें मिल जाएगा? या हमें कंसल्टेंसी सर्विसेज़ मिल जाएँगी या नहीं मिलेंगी? तो हम जो है नेटवर्किंग की भी बात की जाए या एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर की भी बात की जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफ़ॉर्म्स की भी बात की जाए, इसे हम कहते हैं बिज़नेस इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का क्या मतलब है कि एक-दूसरे के ऊपर ये डिपेंड कर रहे होते हैं और आप इनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि अगर आपको इनकी तरफ से वो कंपोनेंट्स, वो मॉड्यूल या वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या वो प्लेटफ़ॉर्म आपको नहीं मिला, तो अल्टरनेट आपके ज़हन में क्या है? अगर अल्टरनेट भी नहीं मिल रहा, तो फिर आप अपने काम को सब्सिडाइज़ कैसे करते हैं? तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी ज़हन में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें तो काम आगे बढ़ाना होता है और काम मुकम्मल करना होता है। With these remarks, I'm concluding. Thank you very much.